हेलो क्लास 10th स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल बाबा मैथ्स वाला में। और इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे एक सिंपल क्वेश्चन पेपर जो कि टर्म 2 से रिलेटेड है। मतलब जैसा पैटर्न आपके टर्म 2 एग्जामिनेशन में सीबीएसई में आ रहे हैं उसी पैटर्न का एक पूरा फुल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 14 क्वेश्चन का एक पैकेज को। तो देखिएगा हर क्वेश्चन को, क्योंकि हर क्वेश्चन एक खास कॉन्सेप्ट को आपको बताएगा जो हो सकता है कि आपके एग्जामिनेशन में आ जाए। ठीक है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन सेक्शन ए का, जिसमें 6 क्वेश्चन दिया गया है 2-2 मार्क्स का। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि द सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इज एज फॉलोइंग: x इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस रूट ओवर -8 का स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, मतलब 2 इंटू 3। अब इसके बाद इन्होंने बोला कि देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ये सॉल्यूशन दिया है गया है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो आपको बताना है कि ये किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका किस फॉर्म का होता है? ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म का होता है। तो इसका मतलब a b c पहचान लें तो काम बन जाए। ठीक है। तो अब a b c कैसे पहचाने? तो ध्यान से देखिए कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है। -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू a होता है। और ध्यान से अगर कंपेयर करें तो ये माइनस बी का, ये b का स्क्वायर की तरह है ना, क्योंकि ये तो b स्क्वायर होता है, फिर माइनस 4ac होता है। तो ये जो 8 नज़र आ रहा है आपको, उसको आप क्या लिख सकते हैं? माइनस ऑफ -8 लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और b आपका -b भी हो जाएगा, है कि नहीं। और प्लस माइनस अंडर, फिर -8 का स्क्वायर है, फिर माइनस है 4, a का नाम 3 और c का नाम 2 और डिवाइडेड बाई 2 इंटू a। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे a रहता है और यहाँ भी 4ac में ये c है और ये b का स्क्वायर है। इसका मतलब a पहचान में आ गया कि 3 है यहाँ से भी, क्योंकि नीचे में 2a ही होता है। और b आपका यहाँ पे हो गया क्या? b स्क्वायर वाला, तो -8 और c आपका हो गया 2। तो इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा? हेंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा आपका 3, यहाँ से 3x स्क्वायर और -8x और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है ना। अब इसी में एक दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि इज द रूट्स ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर -3x -9 इज इक्वल टू 0 आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। मतलब कह रहा है कि क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपको दिया गया है x स्क्वायर -3x -9 इक्वल टू 0, इसके रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट हैं, रियल और डिस्टिंक्ट हैं। तो अब जरा आप हमें बताएं कि रूट्स को चेक करने का तरीका क्या है, कि वो रियल होगा कि अनइक्वल होगा। ये सारा कमेंट कौन बताता है? तो डिस्क्रिमिनेंट। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 होता है, मतलब रूट्स रियल होते हैं और अनइक्वल होते हैं। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होता है तो रूट्स रियल होते हैं और इक्वल होते हैं। और डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 होता है तो रूट्स अनरियल होते हैं, यानी कि रियल नहीं होते हैं और इमेजनरी कहे जाते हैं। और इमेजनरी रूट्स और डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यूज़ को निकालेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या है हमारा। ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे a का वैल्यू क्या है? x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, b का वैल्यू क्या है? x का कोफिशिएंट -3 और c क्या है हमारा? माइनस का 9। तो अगर हम डिस्क्रिमिनेंट की बात करें तो वो होता है b स्क्वायर -4ac। तो b स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर -4, a का मतलब 1 और c का मतलब -9। तो ये 9 हो जाएगा, 3 3 जा माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस और 9 4 जा 36। इसको ऐड करेंगे तो 45। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है? पॉजिटिव है। दैट मीन्स कि इसके रूट्स जो है होंगे वो रियल होंगे और अनइक्वल होंगे, यानी कि डिस्टिंक्ट होंगे। तो यहाँ पे हम बस लिख देंगे यस, है ना, यस दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। फिर एक क्वेश्चन नंबर 3 है, उसको जरा पढ़ते हैं और बनाते हैं आगे। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टेंजेंट्स PA एंड PB आर ड्रॉन टू अ सर्कल विथ सेंटर O। तो आप एक सर्कल जिसका सेंटर O दिया गया है, इस सर्कल पे PA और PB एक टेंजेंट्स है, यानी कि 2 टेंजेंट्स है। PA एक टेंजेंट्स है और एक PB टेंजेंट्स है। आगे कह रहा है कि इफ CD इज द टेंजेंट्स टू द सर्कल एट अ पॉइंट E। CD क्या है आपका? ये भी एक
एक अलग टेंजेंट है जो किस पॉइंट पे है, तो वो ई पॉइंट पे है, ठीक है ना। एंड पी ए इजकल टू 14 सेंटीमीटर, तो पी से ए तक का लेंथ 14 सेंटीमीटर है, मतलब पूरा टेंजेंट का लेंथ ही आपका 14 सेंटीमीटर है। तो अगर ये टेंजेंट 14 सेंटीमीटर का है तो नीचे वाला भी टेंजेंट 14 सेंटीमीटर का ही होगा, बिकॉज ऑफ कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। अगर एक कॉमन पॉइंट है तो वहाँ से दो टेंजेंट्स के लेंथ इक्वल होते हैं। आगे की कहानी है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल PCD। तो ट्रायंगल अगर आप PCD देखें, ट्रायंगल PCD, तो इसका क्या निकालना है आपको, ट्रायंगल PCD का पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PCD, एरिया नहीं। तो इसका मतलब कि आपसे पूछ रहा है PC प्लस CD प्लस DP, है ना, PC प्लस CD प्लस DP, ये लेंथ और ये लेंथ का सम पूछ रहा है आपसे, ठीक है ना। तो हमको ये फोकस रहना चाहिए कि हमको केवल और केवल पूरा ट्रायंगल के बाउंड्रीज का लेंथ का सम निकालना है, ठीक है ना। और हमें गिवन क्या है, तो हमें गिवन है बस केवल P पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट का लेंथ, और उसी की मदद से हमको उस ट्रायंगल का पेरीमीटर को निकालना है। तो हम एक थ्योरी लगाएंगे, अगर आप सोचोगे ज़रा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप हमेशा याद रखना कि सर्कल का क्वेश्चन दे रहा है एग्जामिनेशन में, और हमें टेंजेंट वाला चीज़ पढ़ाया गया है 10.1, तो इसका मतलब थ्योरी वहीं से लगेगा। तो थ्योरी जब वहीं से लगेगा तो आप ये सोचो कि ये एक हमारे पास एक्सटर्नल पॉइंट है, और यहाँ से अगर हम दो लेंथ देखें तो एक लेंथ ये और एक लेंथ ये बराबर होगा, क्योंकि C से A का लेंथ और C से E का लेंथ कहा जाएगा कि C एक एक्सटर्नल पॉइंट है और वहाँ से दो लेंथें बराबर होंगी। उसी तरह से D पॉइंट से, अगर D से B देखा जाए तो वो भी एक्सटर्नल पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट है, और D से E तक ये भी एक्सटर्नल पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट है, तो दोनों की लेंथ अगेन बराबर होगी। तो अगर हम इसको y मानते हैं तो इसको भी y मानेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि ये x है तो ये भी x होगा, है ना, लेकिन ये ज़रूरी है कि ये y होगा तो ये भी y होगा, क्योंकि D एक एक्सटर्नल पॉइंट है और वहाँ से लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होगी, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये वैल्यू निकालना, मतलब कि हमको PC प्लस, देखना PC प्लस CD को हम लोग लिख सकते हैं, ये जो CD लिखे हैं उसकी जगह पे हम लिख सकते हैं x प्लस y और प्लस DP, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा कि ये PC अब प्लस x को एक साथ कर लीजिए, अगर PC अब प्लस x को अगर एक साथ कर लीजिए आप, और फिर y और प्लस DP को एक साथ कर लीजिए आप, तो ये हो गया y अब प्लस DP एक साथ कर लीजिए आप, तो आपका काम बन सकता है, क्योंकि ये x या ax तो इक्वल ही है, ये y चाहे ये y इक्वल ही है। इसका मतलब PC और x को अगर जोड़ दिया जाए, PC और x को जोड़ दिया जाए तो वो PA हो जाएगा, और y और DP को जोड़ दिया जाए, y और DP को जोड़ दिया जाए तो वो PB हो जाएगा, और निश्चित रूप से ये भी 14 है, ये भी 14 है, यानी कि 28 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना, 28 सेंटीमीटर। आई होप कि ये बात आप समझ गए होंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 2 क्यूब्स ईच ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर आर ज्वाइंड इन टू एंड फॉर्म अ सॉलिड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, है ना। यानी आपसे कह रहा है कि अगर आप दो क्यूब को एक साथ अटैच करते हैं, जोड़ते हैं, जो कि क्यूब है और जिसके साइड लेंथ 4 सेंटीमीटर है, तो बताइए कि इसका सरफेस एरिया कितना होगा। यानी कि सरफेस एरिया बोला है तो टोटल सरफेस एरिया की बात होगी, नहीं तो लैटरल होता तो वो सिंपल लैटरल पूछता, है ना। अगर इन्होंने केवल और केवल सरफेस एरिया पूछा है, मतलब कि टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है। तो ज़रा सोचिए कि अगर दो क्यूब को आप जोड़ते हो तो निश्चित रूप से एक क्यूबॉइड बनेगा, और उस क्यूबॉइड का जो न्यू लेंथ होगा, अगर आप एक का लेंथ को x मान रहे हो तो अगर हम लेंथ की बात करें तो वो x प्लस x हो जाएगा। ब्रेड्थ आप देख रहे हैं अभी भी x ही रहेगा, और हाइट भी आपका x ही रहेगा, बस एक ही चीज़ पड़ेगा। तो इन्होंने तो x का वैल्यू 4 सेंटीमीटर दिया है, तो ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये हो गया 8 सेंटीमीटर, और ये आपका 4 सेंटीमीटर, और ये भी आपका 4 सेंटीमीटर। और आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि जो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया होता है उसका फार्मूला अगर हम लिखें तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड या न्यू सॉलिड, जो भी आपका फिगर दिया है, उसको आप लिखेंगे 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, है ना। तो 2 हो गया, L की जगह पे आप 8 रखें, B की जगह पे आप 4 रखें, प्लस फिर BH है
तो b की जगह पे आप 4 रखें और h की जगह पे आप 4 रखें, प्लस h की जगह पे आप 4 रखें और l की जगह पे आप 8 रखें। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 8 4 जा 32 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 8 4 जा 32। अब ये जोड़ें अगर तो आप देखेंगे कि 32 32 64 और 64 और 16 80, है ना, कितना हो जाएगा 80। तो 2 इंटू 80 यानी कि 8 दुना के 16 160, और ये एरिया है तो सेंटीमीटर अगर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे कह रहा है कि इफ़ द मीन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 8.1, तो इसका मतलब कि मीन दिया हुआ है आपको, और मीन का मतलब क्या होता है आपका, मीन का मतलब होता है एक्स बार, तो एक्स बार आपको 8.1 दिया है। ठीक है, आगे की कहानी है कि सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई का वैल्यू दिया हुआ आपको 132 और प्लस 5K। फिर आगे दिया है सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई का वैल्यू दिया हुआ है 20 और कह रहा है कि K का वैल्यू निकालिए। तो भैया मीन का फार्मूला क्या होता है, मीन का फार्मूला यही ना होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो आपका मीन आपको दिया हुआ है 8.1 और सिग्मा एफ आई एक्स आई भी दिया है 132 प्लस 5K, बस वैल्यू को प्लग इन करिए। सिग्मा एफ आई भी आपको 20 दिया है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आ जाएगा। तो ये 20 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, पॉइंट तो 0 की वजह से गायब हो जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 जा 2 और 8 2 जा 16। ठीक है, और पॉइंट जो है वो गायब हो जाएगा 0 की वजह से, और इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 132 और प्लस 5K। अब 132 को इधर भेजें तो 162 माइनस 132 इज इक्वल टू 5K। तो ये 2 से 2 गया 0, 6 में से 3 गया 3 और 1 में से 1 गया 0 इक्वल टू 5K। दैट मीन्स कि K का वैल्यू हो जाएगा 6। तो इन्होंने K का ही वैल्यू पूछा था, तो K का वैल्यू आपका निकल के आ गया 6। ठीक है ना, आई होप कि ये बातें आप समझ गए हैं। अब बढ़ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। कह रहा है कि व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP A21 माइनस A7 इक्वल टू 84। कह रहा है कि एक AP में आपको दिया गया है A21 माइनस A7 का वैल्यू, और वो वैल्यू दिया हुआ है 84 और आपसे पूछ रहा है कि कॉमन डिफरेंस का वैल्यू क्या होगा। तो आप A21 का फार्मूला लिखेंगे, क्या होता है, जैसे आपका T21 का फार्मूला होता है A प्लस 21 है तो 20D, उसी तरह से A21 का भी फार्मूला सेम होगा। तो A प्लस 20D और माइनस ब्रैकेट जरूर लगाएंगे क्योंकि A7 में 2 टर्म आएंगे, A प्लस 6D और A7 पूरा घट रहा है तो ब्रैकेट नहीं लगाओगे आप तो केवल A माइनस में रहेगा, ये माइनस में नहीं हो पाएगा, इसीलिए ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी है। इक्वल टू 84। अब देखो ये आप A प्लस 20D और माइनस A, और ये माइनस जब इधर जाएगा तो माइनस 6D इज इक्वल टू 84। अब ये A से A खत्म और 20D में से 6D घटेगा तो 14D और 14D इक्वल टू 84, तो D का वैल्यू हो गया 84 अपॉन 14, तो 6 टाइम्स में ये चला जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस आपसे पूछा था वो भी निकल के आ गया। तो इस तरह से सेक्शन A के सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। अब बढ़ जाते हैं हम लोग सेक्शन B के क्वेश्चन की तरफ। ठीक है जी, चलिए तो अब बढ़ जाते हैं हम लोग सेक्शन B के क्वेश्चन पे, और सेक्शन B प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। ठीक है ना, सबसे पहला कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इंटरनली इन द रेशियो 4:5। सबसे पहले बोला कि आप 8 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें और उसे आप 4:5 में डिवाइड करें। तो देखिए क्या बातों का ध्यान रखेंगे ताकि हमारा कंस्ट्रक्शन एकदम एक्यूरेट बने। सबसे पहले आप स्केल रखिए और स्केल रख के एक जीरो पे थोड़ा सा कॉम्पास के नोक से, पेंसिल और कॉम्पास में, कॉम्पास के नोक से हल्का सा वहाँ अपनी कॉपी पे पिन अप कर दीजिए, पुश कर दीजिए। फिर 8 सेंटीमीटर का है तो स्केल के 8 सेंटीमीटर वाले छोर पे, मतलब 8 सेंटीमीटर पे हल्का से पुश अप कर दीजिए, है ना, ताकि वहाँ पे थोड़ा सा गैप बन जाए। और उसके बाद स्केल तो रखे ही हैं, पेंसिल से एक लाइन ड्रॉ कर दें। उसे एकदम 8 सेंटीमीटर का लेंथ ही ड्रॉ होगा क्योंकि आपने पुशअप कर दिया है, तो पेंसिल आके इसी में गिरेगा। ये आपका लेंथ हो गया कितना, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बोला है कि आपको इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में बांटना है, तो 4:5 रेशियो में बांटना है। तो सबसे पहले आप क्या करें कि इस A के नीचे
एक एक्यूट एंगल बनाएं और बी के ऊपर एक एक्यूट एंगल बनाएं। और सबसे आसान एक्यूट एंगल बनाना होता है 60 डिग्री का, कंपास और पेंसिल के हेल्प से आप बना सकते हैं। आप क्या करें कि यहाँ पे कंपास का पॉइंट रख के, यहाँ पे कंपास का पॉइंट रख के ऐसे खींचें, फिर यहाँ पे रख के ऐसे खींचें और इस पॉइंट पे हल्का सा पुशअप करके कंपास वाले पॉइंट से, पेंसिल से मत करिएगा क्योंकि पेंसिल से जब पुशअप करोगे और पेंसिल अगर नुकीला होगा तो पेंसिल टूट जाएगा, तो फिर पेंसिल को छीलना पड़ेगा तो दिक्कत होगी, है ना, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो कंपास के पॉइंट से हल्का सा पुशअप करके, यहाँ पुशअप पहले से किए हैं, स्केल लगाएंगे और यहाँ पे हम 60 डिग्री का एंगल बना देंगे। उसी तरह से इसके ऊपर, है ना, लाइन के नीचे एक एंगल बनाएंगे 60 डिग्री का और एक लाइन के ऊपर बनाएंगे। तो अब इधर की तरफ बनाना है, उधर की तरफ नहीं। तो जब ऐसे यहाँ पे आप ऐसे करके ऐसे खींचेंगे, फिर यहाँ से आप ऐसे खींचेंगे, आप देखे होंगे आपके प्रोटेक्टर में दोनों तरफ 60 डिग्री के एंगल होते हैं, इधर की तरफ से भी, इधर की तरफ से। तो डिपेंड करता है कि एंगल किधर एक्यूट रखना है, तो इधर एक्यूट रखना है तो इधर की तरफ, ठीक है ना। इतना बना लेने के बाद आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको रेशियो दिया है 4:5। तो सबसे पहले 4 है इधर की तरफ से, तो इस लाइन को मान लीजिए AX है और इसको मान लीजिए BY है। तो AX के अलोंग आप एक लेंथ फिक्स कर लीजिए, है ना, एक लेंथ फिक्स कर लीजिए अपने पेंसिल और कंपास वाले को लेके। वो कोई दिक्कत नहीं है, आप 2 सेंटीमीटर लें, 4 सेंटीमीटर लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस उस लेंथ को आप कंपास वाले लेंथ को थोड़ा छोटा रखिएगा, और ऐसा भी नहीं कि इतना छोटा कि पता ही नहीं चले, ठीक है ना, थोड़ा सा बड़ा रख के मान लीजिए आप इसे 1 2 3 4, ये 4 है तो 4 लाइन खींच दिए, और ये 5 है तो उस कंपास वाले लेंथ को घटाएंगे बढ़ाएंगे नहीं, एकदम इक्वल होने चाहिए चारों तरफ। ऐसे खींचे, मतलब आप देखिए कैसे खींचना है। जैसे आपके पास ये लाइन था, ये लाइन था मान लीजिए, अब कंपास के पॉइंट को हम ऐसे रख के और यहाँ काट दिए, फिर कंपास के पॉइंट को यहाँ रखेंगे और उसको घटाएंगे बढ़ाएंगे नहीं, काटेंगे, फिर कंपास वाले पॉइंट को रखेंगे, फिर कंपास वाले पॉइंट को रखेंगे, काटेंगे। मतलब उस लेंथ को घटाना बढ़ाना नहीं है। फिर उसी से इसके ऊपर भी काटेंगे, ठीक है ना, 1 2 3 4 5, अगर ये 5 है तो 5। अब इस 5 वाले पॉइंट से इसके 4 वाले पॉइंट को मिला देंगे। तो यहाँ भी हम कंपास के हल्का पॉइंट पुशअप करेंगे, फिर यहाँ भी कंपास वाले पॉइंट से हल्का पुशअप करेंगे और इन दोनों को हम मिला देंगे, ठीक है ना। ऐसा करने से ये रेशियो 4:5 हो जाएगा। अब कहोगे कि सर आप इसे प्रूफ कर दो, कैसे होगा ये, तो हम कहेंगे देखो, इसको मान लो O, इसको तो Y माने ही हो, है ना, या Y अगर इसको नहीं माने हो तो इसको मान लो कि तुम D माने हो, या इसको C मान लो। तो तुम देखो कि एंगल A जो है तुम्हारा, वो एंगल B के इक्वल है क्योंकि दोनों 60 डिग्री आपने बनाया है। फिर एंगल O के इक्वल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। और अब दोनों ट्रायंगल में, जैसे A हो गया किसके बराबर, B के, O हो गया O के बराबर वर्टिकल अपोजिट एंगल से, तो बचा कौन, तीसरा। तो यानी कि एंगल C = हो जाएगा एंगल D के। कैसे, थर्ड एंगल ऑफ ट्रायंगल। जब दो एंगल बराबर हो जाते हैं ट्रायंगल के तो थर्ड एंगल अपने आप इक्वल हो जाते हैं, थर्ड एंगल ऑफ ट्रायंगल। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल AOC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BOD। हो गया ना। अब देखिए ध्यान से, जैसे ये सिमिलर होगा तो आप कहोगे कि रेशियो, अगर A का O से ले रहे हैं तो इधर B का O से लेंगे, = अगर आप O का C से ले रहे हैं तो O से D का लेंगे, OC = OD। और फिर अगर आप A से C ले रहे हैं, बीच वाला O छोड़ रहे हैं, तो इधर आप O छोड़ेंगे, B से D लेंगे। ये रेशियो होगा सिमिलर ट्रायंगल के प्रॉपर्टी से। अब जरा ध्यान से देखिए कि AO आपका क्या है, आपको पता करना है, BO आपको पता करना है, यही आपको पता करना है, यानी कि AO/OB या BO, यही आपको निकालना था। OC का लेंथ देखें, OC आप निकाल सकते हैं क्या, नहीं निकाल सकते, लेकिन AC को निकाल सकते हैं और BD को निकाल सकते हैं, क्योंकि वो आप निकाले भी हैं, है ना। AO/OB का लेंथ अगर AC/BD के इक्वल है तो AC का लेंथ आपने काटा था 1 2 3 4, भले वो सेंटीमीटर हो, मीटर हो, कुछ भी हो, लेकिन सब इक्वल है। तो हम ये कह सकते हैं कि वो 4 × x कह सकते हैं। सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर, मीटर होगा तो मीटर, जो भी होगा, लेकिन इक्वल ही है, तो इसको आप 4x बोल सकते हैं। और इसको आप बोल सकते हैं 1 2 3 4 5, इसको 5x बोल सकते हैं, क्योंकि वही लेंथ से, वही आर्क से आप काटे हैं एवरी को।
तो ये x कट जाएगा और वापस से 4/5 आ जाएगा, मतलब कि AO/OB का जो रेशियो है वो 4:5 नज़र आ जाएगा आपको। ठीक है ना। तो इस तरह से कंस्ट्रक्शन किया जाता है। ये कंप्लीट हो गया। अब बढ़ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो आपका हाइट एंड डिस्टेंस का है। ठीक है ना। तो इसे भी पढ़ के आपको बताते हैं कि क्या कह रहा है। ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि इन द गिवन फिगर AB इज 6 मीटर हाई। AB का जो लेंथ है वो 6 मीटर हाई है, एक आपका पोल है। ठीक है ना। इन द गिवन फिगर AB इज 6 मीटर हाई पोल एंड CD इज अ लैडर इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। और CD को बोल रहा है कि एक लैडर है, CD है, जो 60 डिग्री इंक्लाइंड है हॉरिजेंटल से। ये जो हॉरिजेंटल है उससे 60 डिग्री का एंगल बना रहा है ये लैडर CD। रीचेज अप टू द पॉइंट D ऑफ द पोल। कह रहा है कि ये जो CD है वो AB जो पोल था उसका D पॉइंट तक पहुंच रहा है, जो 60 डिग्री पे इंक्लाइन है ना। चलिए अब कह रहा है कि इफ AD इक्वल टू 2.54 मीटर, कह रहा है कि AD का लेंथ अगर 2.54 मीटर दे रहे हैं हम आपको, तो फाइंड द लेंथ ऑफ लैडर। तो आप लेंथ ऑफ लैडर निकालिए, यानी कि मोटा मोटी आपको CD बराबर क्वेश्चन मार्क है और इन्होंने बोला कि यूज √3 इक्वल टू 1.73। कह रहा है कि √3 का वैल्यू आप 1.73 यूज करें। कोई बात नहीं, हमको लैडर का लेंथ निकालना है तो सबसे पहले ये पता करिए कि ये लेंथ हमें दिया है, ये टोटल लेंथ दिया है। तो अगर हम BD का लेंथ निकालना चाहें तो आराम से निकाल सकते हैं। और BD का जब लेंथ निकल जाएगा तो हम साइन थीटा अगर लेंगे, जैसे साइन 60 डिग्री यूज करें किस ट्रायंगल में, तो इन ट्रायंगल DBC। तो आप कहेंगे परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √3/2 और परपेंडिकुलर 60 डिग्री के लिए DB होगा और हाइपोटेनस आपका हो जाएगा DC, और DC ही आपको निकालना था, है ना, जो लैडर का लेंथ था। तो DB आपको निकालने की ज़रूरत है। तो DB बहुत आसानी से निकल सकता है क्योंकि टोटल लेंथ हमें 6 मीटर दिया है और ये ऊपर वाला लेंथ दिया है 2.54। इसका मतलब आपको डेसिमल का सब्ट्रैक्शन आना चाहिए। 0.00 लगा देंगे 6 में और 2.54 लगा देंगे। 10 में से 4 गया 6, 9 में से 5 गया 4 और 5 में से 2 गया 3, यानी कि DB का जो लेंथ है वो आ गया आपका 3.46 मीटर। ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे रखते हैं वैल्यू, तो ये हो गया √3/2 इज इक्वल टू 3.46 अपॉन DC। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग, तो यहाँ से हमारा DC इंटू √3 इक्वल टू 2 इंटू 3.46 हो जाएगा। तो इस तरह से DC का वैल्यू 2 इंटू 3.46 अपॉन √3 होगा। इसे हम रेशनलाइज कर देंगे √3 अपॉन √3, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3.46 और इंटू में √3 और डिवाइडेड बाई 3 बाहर हो जाएगा। क्या ये 3 से कट सकता है? चेक करें आप, क्या ये 3 से कट सकता है? 6 4 10 और 3 13, नहीं कटेगा। कोई बात नहीं कटेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप क्या करें कि √3 का वैल्यू जो दिया है इन्होंने वो रखिए, ये भी नहीं कटेगा वैसे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 2 इंटू 3.46 इंटू 1.73 डिवाइडेड बाई 3। हम सबसे पहले सारा को मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद हम लास्ट में 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है जी। ठीक है, तो सबसे पहले 2 से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो ये क्या हो जाएगा, 6 2 जा 12, 4 2 जा 8 और 1 9 और 3 2 जा 6, पॉइंट आपका 2 डिजिट के बाद इंटू 1.73 डिवाइडेड बाई 3, है ना। फिर आप देखो, अब मल्टीप्लाई करने का एक तरीका बता रहे हैं जो कि 3 डिजिट का मल्टीप्लाई 3 डिजिट का नीचे हो तो एक ही लाइन में हम लोग कर सकते हैं। ये तरीका बार बार हम बच्चों को बताते हैं। 6 9 2 है और 1 7 3 है, पॉइंट कुछ देर के लिए भूल जाइए। ये रूल होता है आपका एक लाइन में मल्टीप्लाई करने का। आप जैसे करना चाहते हो वैसे कर सकते हो, है ना आपका। तो अब यहाँ पे देखें कि कैसे करते हैं। सबसे पहले 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 3 2 जा 6, कैरी कुछ नहीं हुआ, फिर क्रॉस करते हैं 2 में, है ना। तो 9 3 जा 27 और 7 2 जा 14, तो 27 में 4 जोड़ेंगे तो 31
और 10, 41 को 1 और कैरी हो गया 4। अब 6 3 जा 18, 2 1 जा 2 और 9 7 जा 63, तो 18 और 2 20 हुआ। 20 में अगर 60 को जोड़ें तो 60 70 80 83 और ये 4 कैरी जो था 87, टोटल 87 हुआ। तो यहाँ पे हम 7 लिख देंगे और कैरी हो जाएगा 8, ठीक है ना। अब 2 का कर लिए, सॉरी 3 तक कर लिए, 3 तक कर लिए। अब इधर से 1 मिटाएंगे और ये 2 वाला क्रॉस करेंगे। 6 7 जा 42, 9 1 जा 9, तो 42 और 8 को जोड़ दें तो 50 और 9 59, ठीक है ना। और कैरी कितना हो जाएगा हमारा 5, ठीक है। और 6 1 जा 6 और 5 11, और पॉइंट कितने अंक के बाद, तो 2 इधर और 2 इधर, 4 डिजिट्स के बाद। यानी कि आप यहाँ कर सकते हैं, यानी कि जो CD का लेंथ है वो आपका हो जाएगा 11.9716/3, 11.9716/3। अब 3 से काटिए, 3 3 जा 9, पॉइंट हो गया, है ना। 3 3 जा 9, कितना बचा 2, 2 और 9 29, ठीक है ना। तो 3 से ले जाएं, 3 9 जा 27, फिर 2 बचा तो 2 और 7, अब तो कट जाएगा, 3 9 जा 27, ठीक है ना। अब देखिए ये कट गया, अब 1 जाएगा नहीं तो 0 बढ़ाएंगे और 3 5 जा 15, काम चल सकता है इतना सही, क्योंकि आगे जाएगा नहीं, ठीक है ना। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 होगा। तो आप कह सकते हैं कि CD का लेंथ आपका 3.9905 है, या आप एक अप्रॉक्सीमेटली अगर लिखना चाहें तो आप इसे 4 मीटर भी लिख सकते हैं, क्योंकि 3.99 जब है तो इसे हम 4 मीटर कर सकते हैं, है ना। दोनों आंसर आप लिख सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली ऐसे लगा दीजिएगा ज़रूर, वैसे ये परफेक्ट आंसर है, ठीक है ना। आई होप कि ये क्लियर हो गया आपका। अब बढ़ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका हाइट एंड डिस्टेंस का ही और करके पूछा है इन्होंने। कह रहा है कि इफ़ अ टावर 30 मीटर हाई कास्ट अ शैडो 10√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, देन व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। ठीक है ना, यहाँ पे कोई सूरज भगवान चमक रहे हैं और यहाँ पे एक टावर है आपका, और ये जो टावर है उसकी लेंथ 30 मीटर है ना, बहुत ऊंचा है, 30 मीटर की हाइट पे है। तो ये जब 30 मीटर की हाइट पे है तो ये सन से जब लाइट आएगा ऐसे सूरज से, तो निश्चित रूप से ये टावर है, तो टावर तो एक ऑब्स्टेकल है ना, ये सन को रोक लेगा। ट्रांसपेरेंट तो है नहीं कि चला जाएगा, तो जब ये सन को रोकेगा तो इसका शैडो नीचे की तरफ बनेगा, ना कि तिरछा बनेगा। बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है कि शैडो आपका ये AD है या AC है। नहीं भाई, शैडो ज़मीन पे बनता है। आप खुद भी देख सकते हो कि जब आप खड़े होते हो तो आपका शैडो तिरछा नहीं बन के ज़मीन पे हॉरिजॉन्टल बनता है। तो इन्होंने हॉरिजॉन्टल जो शैडो बना है उसका लेंथ इन्होंने दे रखा है 10√3 और ये 30 मीटर आई है। तो कह रहा है कि सन्स का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना होगा, सन कितने डिग्री पे हमको यहाँ से दिखाई देगा। तो हमको नहीं मालूम है, हम थीटा मान लेंगे। अब इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर और ये बेस है, तो हम tan थीटा बहुत प्यार से लिख सकते हैं, क्या, परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है ना, तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है 30 और ये बेस क्या है 10√3, तो 0 से 0 गया। और अगर देखा जाए तो अब tan थीटा का वैल्यू 3/√3 है, तो निश्चित रूप से 3 में √3 2 ठो छुपा रहता है, तभी तो 3 बाहर होता है। तो 1√3 से 1√3 कट जाएगा, तो वापस आपका tan थीटा का वैल्यू आ गया √3, तो थीटा ऑब्वियसली 60 डिग्री ही होगा। ठीक है ना, तो इस तरह से आपका थीटा का वैल्यू क्या आ गया 60 डिग्री आ गया। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इक्वल टू 60 डिग्री लिख देंगे। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है आपका, ठीक है, हाँ, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। आपको मीन निकालना है और क्लास इंटरवल आपको दिया है, उसको लिख देते हैं फिर बताते हैं। ठीक है जी, देखिए अब अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कैलकुलेट द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, और क्लास इंटरवल दिया है आपको 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। और उसकी फ्रीक्वेंसी जो 0 से 10 क्लास इंटरवल है उसकी फ्रीक्वेंसी 12, उसी तरह 16, 6, 7, 9। आपसे पूछ रहा है मीन क्या होगा। तो मीन निकालने के लिए आप तो फार्मूला आप अच्छे तरह से जानते हो कि अगर ये क्लास इंटरवल में ये दिया हो तो मीन का जो फार्मूला होता है हमारा सिग्मा FI XI होता है और डिवाइडेड बाई सिग्मा FI होता है।
अब xi निकालना पड़ेगा क्योंकि xi तो यहाँ पे 0 से 10 दिया है, तो xi निकालने का तरीका है कि हम लोग मिड पॉइंट निकालते हैं। तो मिड पॉइंट का मतलब कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। तो आप देखेंगे कि दोनों के बीच में 0 + 10/2 करेंगे तो निश्चित रूप से 5 ही आएगा। और इसके बीच में भी देखें तो 20 और 30 के बीच में 10 और 20 के बीच में 15 आएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 10 + 20/2, तो ये 30/2 होगा, तो निश्चित रूप से 15 ही आएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 20 में चले जाएं, 20 से 30 में जाएंगे तो 25 आएगा। आप ऐसे भी देख ले 5 और 10 15, 15 10 25, 25 10 35, 35 10 45, ये हो जाएगा। अब उसके बाद आता है fi xi का बॉक्स। तो fi xi का मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें आप, तो 12 5 जा 60, फिर इसका करना है तो 16 5 जा 80, 80 को 0 और कैरी हो गया 8, 16 1 जा 16 और 8 कितना हो जाएगा 24, ठीक है। अब 25 और 6 जा 150 और 35 का 7 में करना है, तो 7 5 जा 35 और कैरी हुआ 3, 7 3 जा 21 और 3 24, ठीक है। और 9 5 जा 45 और कैरी 4 हुआ, तो 9 4 जा 36 और 4 40 हो गया। तो ये आपका सिग्मा fi xi आ गया। अब आपको क्या करना है कि सिग्मा fi xi का मतलब इसको जोड़ना है। तो एक काम करते हैं, एक बॉक्स और बना देते हैं यहाँ पे, और इस बॉक्स में हम इसको जोड़ लेते हैं क्योंकि हमें सिग्मा fi भी चाहिए। तो इसे भी जोड़ना है सिग्मा fi को कि कितना आएगा, और इसे भी जोड़ना है सिग्मा fi xi को कि ये कितना आएगा। तो इसको जोड़ते हैं सबसे पहले, तो किनारे को जोड़ें तो 5 5 10 होगा, कैरी 1 हो गया, तो 6 और 4 10, 10 5 15, 15 4 19 और 19 और 1 20 कैरी वाला, ठीक है ना। अब कैरी 2 हो गया, तो 2 2 4 और 1 5, 5 2 7, 7 4 11, 11 हो गया। इधर जोड़ा जाए 9 7 16, 16 16 32, 32 और 6 जोड़ें तो 38, 38 39 40 और 10 50। आई होप कि हमने सही जोड़ा है। 6 2 8, 8 8 और 6 14, 14 और 7 21 और 9 30, 3 हुआ कैरी, 3 1 4 1 5, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अब जो है वैल्यूज़ को रख दीजिए, तो आपका मीन निकल के आ जाएगा। ये हो गया 1100 और नीचे हो गया 50, 0 से 0 गया, और इससे 5 से काटें तो 5 2 जा 10, कैरी हुआ 1 और 5 2 जा 10, 22 5 110 होता है। तो आपका मीन निकल के आ गया 22। दिस इज योर आंसर, ठीक है ना। तो ये आपका कंप्लीट हो गया सेक्शन बी के भी क्वेश्चंस, ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन सी के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे ताकि आपका पूरी तरह से ये कंप्लीट हो जाए। एक सैंपल क्वेश्चन पेपर का सेट जो कि टर्म 2 के अकॉर्डिंग बनाया गया है, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, कोई क्वेश्चन चाहते हो तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप भेज सकते हैं कि सर ये पूरा सैंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर दो या पार्टिकुलर ये क्वेश्चन सॉल्व कर दो। आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, हम जरूर वीडियो बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।